हेलो बच्चों, हम नीट 2026 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, नीट 2026 एग्ज़ाम होने से पहले अभी हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 7 मंथ का टाइमिंग शेष है, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का। देखिए, जो स्टूडेंट अब भी यदि कोई स्टूडेंट एकदम जीरो लेवल से भी शुरुआत करे, स्टार्टिंग करे अपनी पढ़ाई की, तो वो स्टूडेंट भी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन करवा सकता है। बात है कि उसको एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ उसको काम करना पड़ेगा और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में उसको काम करना पड़ेगा। इसमें बच्चों के पास में एक प्रॉपर एक रिवीजन का एक स्मार्ट प्लान उनके पास में होना चाहिए। बहुत से बच्चा है, उनको रिवीजन करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि जब बच्चा किसी भी टॉपिक को, किसी चैप्टर को रिवीजन करने जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है, मैक्सिमम बच्चों के सामने दिक्कत ये आती है कि जब भी बच्चा किसी टॉपिक को पढ़ करके जब अपना मॉड्यूल सोल्व करता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता है, तो क्वेश्चन उससे बन नहीं पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ये मैक्सिमम बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो बच्चा कहीं भी तैयारी कर रहा हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा हो, तो बच्चों के साथ में ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसका एक मेन, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया इस चीज़ को, तो एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है इसका, क्योंकि बच्चा जब भी चैप्टर को रिवीजन करता है तो वो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई डेफिनेशन वगैरह लिखा हुआ है या उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो उनको रिवाइज करता है बच्चा ऐसे। और कहीं ना कहीं वो चैप्टर के लास्ट में जाते जाते और जो उसका कहने का मतलब इंटरेस्ट भी कम होता जाता है और अपना स्पीड भी स्लो होता जाता है उसका। और होता कुछ यूँ है, क्योंकि जैसे अपन पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चन जब हम सोल्व करने जाएंगे, तो क्वेश्चन तो तभी बनेंगे ना जब अपने पूरे कंसेप्ट है ओवरऑल क्लियर होंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी चैप्टर का जो लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सारे कंसेप्ट बाइंड अप होकर के फिर वहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम होता है, और बच्चा कहीं ना कहीं उन चीज़ों को स्किप करने की कोशिश करता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बच्चा इस चीज़ को जो है स्किप कर रहा है, लास्ट तक चैप्टर में उसी रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में वो काम नहीं कर पाता है। तो एक तो बच्चों को ये चीज़ सुधार करनी पड़ेगी कि जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको एकदम बढ़िया स्मार्ट तरीके से उसको रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा एक ये है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व करें। अब जितने क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन अपन से सोल्व नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड अपन थ्योरी पे जाएंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे, उससे रिलेटेड है तो तब फिर अपन को पता चलेगा उससे कि वास्तव में अपने चैप्टर में कहाँ कमी रह रही है, कौन सा अपन को जो कंसेप्ट है वो अपन को नहीं आ पा रहा, कौन से कंसेप्ट में अपन को ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो वो तभी ही पता चलेगा बच्चों को जब हम कुछ पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि दूसरा बच्चों को ये चीज़ सुधार करनी चाहिए, और ये काम उसको हर चैप्टर में करना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में उसको ये काम करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट के साथ है। केमिस्ट्री की तो मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में जैसे आपको जो है फिजिकल के लिए आपको जो भी नोट्स में पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर्स क्लास में जो पढ़ाता है, नोट्स प्लस जो अपना जो मॉड्यूल जो दिया हुआ होता है, मॉड्यूल के क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होता है। इसमें एनसीईआरटी वगैरह इतना कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स के साथ साथ में जो है एनसीईआरटी को कुछ साथ साथ में कुछ टॉपिक्स लाइक पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक एफ ब्लॉक वगैरह, इनका कुछ एनसीईआरटी भी आप देख सकते हो। और इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक जीओसी है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं यूँ कहूँ ये चैप्टर तो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एबीसीडी होती है। जीओसी तो एबीसीडी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक के लिए तो हम स्पेशली जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं उनको जो, तो ये बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अपने नोट्स सफिशिएंट होते हैं और साथ में आप अपना मॉड्यूल सोल्व कर सकते हो, और बाकी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड जैसे कुछ क्वेश्चंस की अब उनको आपको बुकलेट वगैरह दे रखी है, वो आप
सॉल्व कर सकते हो उसमें। बाकी फिजिक्स के लिए तो आप लोग मेन अपना नोट्स को फॉलो कीजिए और अपना जो मॉड्यूल वगैरह है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पर ओनली आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी को पढ़ना। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप निकालोगे और जिस भी क्वेश्चन में अटकते हो फिर उससे रिलेटेड आप जाकर के थ्योरी देखिए। जितने ज़्यादा अपन क्वेश्चन निकालेंगे फिजिक्स में उतनी अपनी शार्पनेस है उतनी ज़्यादा बनती चली जाएगी। सेम केस लाइक अपन बायोलॉजी के लिए ले तो बायोलॉजी में अपन को एनसीईआरटी को रीड करना है और एनसीईआरटी के साथ साथ अपन को जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनको आप सोल्व कर सकते हो, प्लस इसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट जो मैटर आता है एनसीईआरटी के अलावा जो इम्पोर्टेंट मैटर जो भी बायोलॉजी का रेस्पेक्टिव टीचर है वो उसको आपको बताएगा कि एनसीईआरटी से बाहर और एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हो। तो बेटा बहुत ही कम टाइम आपके पास समय बचा हुआ शेष है, 7 महीने का टाइम आपके पास में शेष है। नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हर साल लाखों एग्ज़ाम लाखों मतलब बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, 25 लाख के आसपास बच्चा इस एग्ज़ाम में अपेयर होता है और ऑलमोस्ट 1,08,000 के आसपास जो है इसमें ऑलमोस्ट लगभग सीटें हैं। और इसमें सलेक्शन रेशियो की बात करें तो 1 से 1.5% का रेशियो आता है, यानी 1 से 2 स्टूडेंट का 100 बच्चों में से अपन बात करें तो 1 से 2 स्टूडेंट का इसमें सलेक्शन होता है नॉर्मली। तो एग्ज़ाम इतना इजी तो नहीं है, बट ये है कि कोई बच्चा यदि रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में और लगातार यदि मेहनत करता है तो वो बहुत आसानी से अच्छी रैंक के साथ में सलेक्शन करा सकता है। बस इसमें रेगुलरिटी मेन है, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो भी मौज मस्ती है, दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, कहीं भी रिश्तेदारी में कहीं शादी में जाना, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से आप सभी को दूर रहना पड़ेगा। तो 7 महीने की बात है, इन सब चीज़ों का आप एकदम से स्किप कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो है वो टारगेट अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाओगे आप ऐसे। अब देखो रिजल्ट चाहे भले कुछ भी हो, रिजल्ट आपके फेवर में आए चाहे पॉजिटिव आए चाहे रिजल्ट नेगेटिव आए, लेकिन आपको कभी भी है जो रिग्रेट कभी फील नहीं होगा, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया। तो इसके लिए मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, नीट जेईई एक्सपर्ट के नाम से। इस चैनल के माध्यम से मैं बच्चों के लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में थॉट आइडियाज आ रहे हैं, तो चैनल पे समय समय पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे डालता रहूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जस्ट लाइक जैसे केमिस्ट्री का जो है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में जो है बच्चों का हर चैप्टर वाइज एक माइंड मैप तैयार किया जाए। पूरे जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट्स का एक माइंड मैप तैयार किया जाए और माइंड मैप तैयार करके फिर बच्चे को डायरेक्टली हम उन क्वेश्चनों पे अप्लाई करें कि वास्तव में क्वेश्चन जो है वो कैसे सोल्व होते हैं, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चनों पे आया जाए। तो यहाँ पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से माइंड मैप तैयार करेंगे और कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट हर चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगी लगभग, क्योंकि हर एक चैप्टर में देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। तो आप एग्जाम में देखोगे तो वो ये हर चैप्टर में 5-7 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन्हीं के इर्द गिर्द जो है हर बार जो है क्वेश्चन उन्हीं के इर्द गिर्द आता है, उनसे बाहर कुछ नहीं होता। तो ऐसे हर चैप्टर वाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर का एक माइंड मैप तैयार करेंगे। इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगा। बाकी और जो भी आपके लिए जो बेहतर हो सकेगा उसको टाइम टू टाइम हम लोग चैनल के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके।